अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रही हूं ये मुझे बंगाल से फ़रहान ने भेजी है। और जो वहाँ का बहुत बड़ा जंगल है जिसका नाम है सुंदराबैंस, और वहाँ पे रिवर्स हैं जिसका एक का नाम है ब्रह्मपुत्रा एंड मेघना रिवर्स हैं जो बंगाल के करीब बहते हैं। वहीं पे ये जो सुंदराबैंस के नाम से बहुत बड़ा जंगल है, प्रोनाउंसिएशन अगर मैंने गलत किया तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी फरहान भाई। तो एक बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने कहानी भेजी है और वो कहते हैं कि ये हमारे बंगाल में आज भी बहुत ज़्यादा मशहूर कहानी है। बहुत सारे लोग इसको सुनाते हैं एक दूसरे को, हम अपने आबाओ अजदाद से सुनते हुए आ रहे हैं। वो कहते हैं जिसकी कहानी है उसका रियल नाम अर्जुन था, जिसकी ये कहानी है। अर्जुन माँ बाप का तीसरे नंबर का बेटा था, सबसे बड़ी बेटी थी और उसके बाद खुदा ने उनको बेटा दिया और उसके बाद अर्जुन पैदा हुआ और अर्जुन के बाद भी एक बेटी पैदा हुई। लेकिन अर्जुन उन सब में से एक ऐसा बेटा था जो बहुत ज़्यादा लाडला था, शक्ल सूरत का बहुत अच्छा था। बाकी बहन भाई भी ठीक शक्ल सूरत के मालिक थे, लेकिन अर्जुन काफ़ी खूबसूरत पैदा हुआ था। माँ के लाड प्यार ने उसको काफ़ी बिगाड़ दिया। बाप कहता रहता कि तू इसको बिगाड़ रही है, तू इसको बिगाड़ रही है, बाकी भी तेरी औलाद है। लेकिन माँ कहती ये मेरा चांद सा बेटा है, ये मेरा चांद है। माँ का बहुत ही लाडला था। बच्चे आहिस्ता आहिस्ता बड़े हुए, अर्जुन भी बड़ा हो गया। बाकी बहन भाई तो माँ बाप का अदब आदाब बजा लाते, जो माँ बाप हुक्म करते वो पूरा करते। लेकिन अर्जुन एक ऐसा बिगड़ा हुआ बच्चा बन गया जो नाकारा था, कुछ भी नहीं करता था, दिन भर इधर से उधर फिरता रहता था। वो कुछ ज़्यादा अमीर फैमिली नहीं थी, गरीब से लोग थे, गुजर बसर बस हो जाती थी। बाप ने कई दफ़ा अर्जुन से कहा कि तू कमा बेटा, तू कमाएगा तो मैं तेरी शादी करूंगा, अगर तू कमाएगा नहीं तो मैं तेरी शादी कैसे करूंगा, कौन तुझे अपनी बेटी देगा। वो बाप की बात सुनता और दूसरे कान से निकाल देता। वो जवान हो चुका था, उम्र उसकी 16-17 साल हो चुकी थी, लेकिन अभी तक वो बिल्कुल नाकारा था। 18 साल में 17 साल 18 साल में वहां पे शादी कर देते थे। अर्जुन बुरे लड़कों में उठना बैठना शुरू हो गया। वक्त गुजारी के लिए वो लोग गपशप करते, रातों को लेट बैठते। बाप इस बात पे नाराज़ होता, उसकी माँ से लड़ता, लेकिन वो सुनता ही कब था। अब तो नौजवान हो गया था, शक्ल सूरत भी खूबसूरत हो गई थी और बिगड़ा हुआ लाडला बच्चा। एक दफ़ा उसके एक दोस्त ने कहा, अर्जुन एक काम है, मछली के शिकार पे चलते हैं, वहाँ पे कुछ पैसे भी मिल जाएंगे, मछली भी पकड़ लेंगे और फन भी करेंगे। फन से मुराद उस दौर में वो जो बीड़ी शीड़ी या जो भी नशा वगैरह करते थे उस तरह का कोई फन से उसकी मुराद थी, क्योंकि वो जो बिगड़े हुए दोस्तों के साथ उठता बैठता था वो लोग नशा वशा भी हल्का फुल्का करते थे। अर्जुन ने कहा ठीक है, कब जाना है? तो उसने कहा तू 2 दिन बाद तैयार रहना, एक रात हम पानी में ही गुजारेंगे, सी के अंदर, समंदर के अंदर ही रहेंगे और उसके बाद अगले दिन हम वापस आ जाएंगे। उसने अपनी माँ से कहा, माँ अब्बा मुझे ताने मारता रहता है ना, मैं कमाता नहीं हूँ, मैंने अब कमाना शुरू कर दिया है। कल ही मैं दोस्त के साथ एक जगह पे जा रहा हूँ, हम समंदर में मछलियाँ पकड़ेंगे और उसके बाद मैं पैसा कमाऊँगा, ला के तेरी हथेली पे पैसा रख दूँगा, तो अब्बे का ये गिला भी ख़त्म हो जाएगा। माँ ने उसको दुआएं दी कि खैरियत से जा मेरा बेटा और खैरियत से वापस आ। अर्जुन का वो दोस्त और उसके अलावा 3 और लोग थे जिनकी कश्ती थी, जो मछलियां पकड़ते थे। ये एक कश्ती के ऊपर सवार हुए, जाल रखा गया मछलियों को पकड़ने के लिए। ये एक छोटी कश्ती भी नहीं थी, लेकिन बहुत बड़ी भी कश्ती नहीं थी, एक दरमियानी कश्ती थी। इतनी बड़ी कश्ती थी कि 5 लोग भी उसके ऊपर सोना चाहें लंबे तो आराम से सो सकते थे। चप्पू
उस कश्ती के अंदर बाकायदा रखे हुए थे साइडों पे कि बारी बारी सारी उसके अंदर चप्पू चलाते थे, और आगे वाले हिस्से में एक छत भी डाली हुई थी इस तरह की कि उस छत के नीचे धूप से बचने के लिए, लेटने के लिए आप उस छत के नीचे जाके सो भी सकते थे। उन्होंने अपने साथ खाने पीने का सामान सवार किया। वो जो 3 लोग थे वो एक्सपर्ट थे, वो मछली पकड़ने के लिए जाते रहते थे, तो उनको 2 और लड़कों की ज़रूरत थी। तो उन्होंने उसी लड़के को कहा था जो अर्जुन का दोस्त था, तो उसने कहा ठीक है मैं अपने एक दोस्त को भी साथ ले आऊँगा। तो वो अर्जुन को भी साथ ले आया और उनसे कहा ये मेरा दोस्त है, हम आपकी मदद करेंगे, हमें भी साथ ले चलें। उनको वैसे भी 2 बंदों की ज़रूरत थी, उन्होंने खुद से कहा था। सो ये कश्ती सफ़र पे रवाना हुई। ये दिन का तकरीबन 2-3 बजे का टाइम था जब कश्ती वहां से रवाना हुई। एक एक करके सारे उस कश्ती में बैठ के चप्पू चलाते थे। कश्ती आगे बढ़ती रही यहां तक कि शाम हो गई। अर्जुन की भी उसमें बारी आई, अर्जुन को भी चप्पू दिए गए। जितनी देर वो चप्पू चला सका उसने चप्पू चलाए। जब उसके हाथ दुखना शुरू हो गए, उसने कभी काम तो किया नहीं था, तो वो हट गया। वो जानते थे कि ये नौजवान हैं, कभी इन्होंने चप्पू नहीं चलाए, तो इसलिए ज़्यादातर वो जो तीनों एक्सपर्ट थे वो कश्ती के चप्पू चलाते रहे। कश्ती चलते 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 काफ़ी आगे चली गई। अब अंधेरा होना शुरू हो गया था। अर्जुन इतने गहरे पानियों में कभी पहले नहीं आया था। कश्ती खामोशी के साथ चलती 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 इतनी दूर आ गई कि अब रात की तारीकी हर तरफ फैल चुकी थी, और वो उस घने जंगल के पास पहुंचने ही वाले थे जहां पे जानवरों का, और ऐसे जानवरों का भी राज था जो दरिंदे माने जाते थे, जो इंसानों को देख के भी हमला कर देते थे। तो उन लोगों ने उनको बता दिया था कि अगर कुछ ऐसा हो और जानवरों से बचने के लिए, तो आप लोगों ने फौरी तौर पे, जानवर वैसे पानी के अंदर तो नहीं आते, हम दूर दूर ही रहेंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने इस तरह के वो रखे हुए थे कि पानी के अंदर ये जो लकड़ी है जिसके आगे चूंच बनी हुई है, ये चूंच वाले, मतलब वो उस दौर के किस्म के हथियार समझ लीजिए, ऐसे हथियार जिनके आगे चूंच होती थी, और उन हथियार का इस्तेमाल करके आप उनको, जो जानवरों को भगा सकते थे, उनको डराने के लिए वो एक किस्म के उनके हथियार थे। आज भी इस तरह के हथियार आपने देखे होंगे, जो जंगली होते हैं, जो जंगलों में रहते होते हैं, उनके हाथ में बड़ी बड़ी लकड़ियाँ होती हैं और उनके आगे चूंच सी बनी होती है, और वो उसी से शिकार कर रहे होते हैं। तो ऐसे ही उन्होंने अपने हाथों में वो उस कश्ती के अंदर रखे हुए थे कि अगर जानवरों ने कुछ किया तो उनसे बचने के लिए हम ये इस्तेमाल करेंगे। ऊपर चांद चमक रहा था और उसी चांद की नीलगों रोशनी हर तरफ पानी के ऊपर इस तरह पड़ रही थी कि पानी हर तरफ नीला ही नीला नज़र आ रहा था। और पहली दफ़ा अर्जुन कश्ती के अंदर सवार होकर उस पानी को देखा, नज़ारे कर रहा था कि उसके दोस्त ने उसको इशारा किया कि अब रात हो चुकी है, तो क्या ख्याल है हम अपना फ़न करें। फ़न से मुराद वही उनका नशा था जो वो साथ लेके आया था। तो अर्जुन ने कहा कि पता नहीं क्यों मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है, इस तरह पहली दफ़ा पानी को करीब से देखना और नीलगों पानी को देखना, थोड़ी देर तक इस तरह करते हैं। किश्ती और आगे बढ़ती रही कि उन लोगों ने कहा खाने का टाइम हो गया, खाना खाते हैं। वो जो अपने साथ खाना लेके आए थे, 5 ने बैठ के खाना खाया, और आज पूरी रात उन्होंने वहीं पे गुजारनी थी और सुबह वापस आना था मछलियां पकड़ के। अब खामोशी से कश्ती फिर से आगे बढ़ रही है, आगे की तरफ जा रही है। वो चप्पू चला रहे हैं और उनमें से एक शख्स बोला बस थोड़ी ही दूर और आगे जाना है, उसके बाद हम अपना जाल निकालेंगे और मछली का शिकार करेंगे। जिस जगह का उन्होंने पहले से इंतखाब कर रखा था, जहां पे उनको बहुत ज़्यादा मछली मिली थी, उस जगह को ढूंढने के लिए वो कश्ती को आगे से आगे बढ़ाते जा रहे थे कि वो लड़का जो अर्जुन के साथ था, अर्जुन का दोस्त, बोला और कितना दूर जाना है? तो वो बोला उसी जगह पे सिर्फ पहुंचना है जहां हम कुछ दिन पहले देख के गए थे कि इतना ज़्यादा मछली है, और वहां पे हमें 2 बंदों की ज़रूरत भी पड़ी थी, इसलिए तुम लोगों को साथ लेके आए। वही जगह ढूंढ रहे हैं, जैसे ही मिलती है बस शिकार शुरू होगा। यहां तक कि कश्ती आगे बढ़ती रही, तकरीबन रात के कोई 10-11 हो गए।
और कश्ती आगे बढ़ती रही। अर्जुन अब अजीब सा हो रहा था कि कब कश्ती ने रुकना है, क्या है। अब उसको थोड़ा सा क्यों पता नहीं खौफ महसूस हो रहा था कि एकदम से महसूस हुआ जैसे आसमान पे जहां बिल्कुल तारे से थे, जहां पे चांद निकला हुआ था, चांद की रोशनी हर तरफ फैल रही थी, अब उनको एकदम लगा जैसे एकदम तेजी के साथ आसमान पे बादल आना शुरू हो गए हों। रात के इस पहर इतनी तेजी से बादल आ रहे थे कि उन्होंने ऊपर देखा भी सही कि चांद उन बादलों की वजह से बार बार छुप रहा था, और जब चांद छुपता था तो एकदम अंधेरा हो जाता था। उन्होंने अपने लालटेन वगैरह जला रखे थे उस कश्ती के ऊपर, फिर भी वो जो चांद की रोशनी थी वो तो रोशनी अच्छी खासी थी, हर तरफ देखने को मिल रहा था। लेकिन जब बादल उसके आगे आ गए तो हर तरफ अंधेरा होने लगा और मजीद थोड़ा सा खौफ पैदा होने लगा। वो अभी दोनों दोस्त, अर्जुन और उसका दोस्त, इस माहौल को समझ भी ना पाए थे कि देखते ही देखते बादल हर तरफ ऐसी काले स्याह बादल आ गए कि बरसने के लिए जैसे बेचैन हो। और ना सिर्फ बादल आए, उसके बाद एकदम से बहुत तेज किस्म की बारिश शुरू हो गई। ये इतना कुछ हुआ, इतना जल्दी में सब कुछ हुआ था कि जैसे ही बादल आए और बादलों के बाद बारिश शुरू हो गई, वो दोनों भी हक्का बक्का रह गए कि ये तो बहुत तेजी के साथ सब कुछ हुआ था। और ऐसे मौसम में मछली पकड़ना इतना आसान नहीं था। वो सब के सब पांचों कश्ती के उस हिस्से में चले गए जिस जगह पे ऊपर छत सी बनी हुई थी, और नीचे बैठ गए क्योंकि बहुत तेज बारिश हो रही थी। और साथ ही एकदम से ऐसी हवा चलना शुरू हुई कि कश्ती हचकोले खाना शुरू हो गई। पानी के ऊपर जब तेज हवा चलती है तो पानी अपनी मौजों को मस्त कर देता है। पानी की मौजें इस तरह ऊपर नीचे होती हैं कि उसके ऊपर हर वो चीज़ जो तैर रही हो वो भी पानी के साथ ऐसे डगमगाना शुरू कर देती है कि बैठा हुआ इंसान अंदर डर जाता है। अब बारिश हो रही थी, साथ में तेज हवा भी चल पड़ी कि कश्ती इस अंदाज में तैरना शुरू हो गई कि अर्जुन को बहुत ज्यादा डर लगना शुरू हो गया। उसको लगता था कि किसी वक्त भी कश्ती डूब जाएगी। पानी की लहरें बहुत तेजी के साथ ऊपर नीचे हो रही थी और बारिश तेज हो रही थी, और ऐसे लगता था कि ये सारा बारिश का पानी इसी कश्ती में शामिल हो जाएगा, क्योंकि अब कश्ती के अंदर पानी भरना शुरू हो गया था। वो मछेरे बोले, जल्दी से ये बर्तन उठाओ और पानी बाहर निकालो, नहीं तो नैया डूब जाएगी। अर्जुन भी उनके साथ शामिल था कि उन्होंने कश्ती से पानी निकालना शुरू कर दिया, और एकदम इतनी तेज हवा चलना शुरू हुई कि उनको लगा अब कश्ती डूब जाएगी, अब कश्ती डूब जाएगी। वो मछेरे इस मौसम से, इस सूरत हाल से पहले भी शायद वाकिफ थे। वो जल्दी से बोले, कश्ती को किसी किनारे की तरफ ले चलो वरना कश्ती डूब जाएगी। वो तेजी से चप्पू चलाते हुए, सारे बैलेंस को बरकरार रखते हुए, तुम इधर बैठ जाओ, तुम इस साइड पे बैठो, ताकि कश्ती का बैलेंस बरकरार रखे। तूफान आ चुका था और उस तूफान का वो कश्ती मुकाबला नहीं कर सकती थी, किसी भी लम्हे डूब सकती थी। इसलिए वो जल्दी से किसी भी साहिल के किनारे वो लगाना चाह रहे थे कि किनारे पे कश्ती लग जाए ताकि डूबने से बच जाए। इतनी तेज बारिश, और पानी के अंदर बारिश का ऐसा शोर होता है, समंदर के अंदर जब बारिश के कतरे गिरते हैं तो इतना जोर शोर से एक शोर पैदा होता है कि अर्जुन डरा हुआ था। ये सारा माहौल उसके लिए पहली दफा था। ऊपर से कश्ती के अंदर पानी, कश्ती हचकोले खा रही है, पानी का मद्दोजर, पानी के अंदर जिस तरह की लहरें ऊपर नीचे हो रही थी, उसको तो बाकायदा वो कहता है मेरे ऐसा लगता था मुझे उल्टी आ जाएगी। खैर, कश्ती को वो चप्पू चलाते चलाते एक साहिल के किनारे तक तो पहुंच गए, लेकिन जिस साहिल के किनारे पे वो पहुंचे थे तो पहुंचते ही उनको एहसास हुआ कि जिस बारिश से बचने के लिए कश्ती को पानी में डूब ना जाए, उस कश्ती को बचाने के लिए जो वो तेजी से साहिल के किनारे लेके आ रहे थे, तो वो जानते नहीं थे ये कौन सा साहिल है, समंदर का कौन सा किनारा है, क्योंकि ये जंगल के करीब वाक़े एक समंदर था। कि उनकी कश्ती तो करीब पहुंच गई, बारिश से बचने के लिए वो सब अपने मुंह को नीचे किए हुए थे और बस इस कोशिश में थे कि कश्ती को बचा लें। लेकिन जिस जगह पे कश्ती आके रुकी, उसी लम्हे उनकी सामने निगाह पड़ी तो वो हैरान रह गए, क्योंकि उस जगह पे रोशनियां ही रोशनियां थीं और
काले स्याह, इंसानों की तरह के लंबे स्याह, जिनके कद तकरीबन कोई 10-10-12 फुट ऊंचे थे, वो सब के सब सामने उनके इंतजार में खड़े हुए थे। 4 लोग थे वो। जैसे ही कश्ती उन्होंने पानी के करीब आके लगाई तो 4 लंबे लंबे स्याह, काले स्याह से, बिल्कुल इंसानी की तरह, लेकिन बिल्कुल पतले पतले से, जिनके कद 10-10 फुट 12-12 फुट लंबे थे, वो सामने खड़े थे। उन्होंने हाथ में डंडे पकड़ रखे थे, ऐसे डंडे जिस तरह उन्होंने भी कश्ती में रखा हुआ था, जिसके आगे नोक बनी हुई थी कि अगर किसी को मारें तो आर पार हो जाए। और वो चारों खड़े इस अंदाज में इंतजार कर रहे थे कि कश्ती आए और हम इसको पकड़ लें। और जैसे ही कश्ती वहां पे रुकी, उन्होंने एकदम निगाह पड़ी उन पे, देखा तो अब देर हो चुकी थी। वो जो भी थे उन्हीं के इंतजार में खड़े थे। उन्होंने फौरी तौर पे अपना हाथ आगे बढ़ाया और कश्ती को अपनी तरफ खींच लिया। और उसी वक्त ऐसा लगता था जैसे बारिश थम सी गई हो और हवा भी बिल्कुल थम सी गई हो। हर तरफ घुप अंधेरा था, दरख्त ही दरख्त थे। ये एक ऐसा साहिल था, पानी का किनारा था, जिसके एक साइड पे दरख्त ही दरख्त थे, एक साइड पे पानी था। लेकिन जिस जगह पे दरख्त थे उसके आगे काफ़ी खुश्की थी, काफ़ी बड़ा खुला एरिया था। तब उनकी निगाह पड़ी, वहाँ पे कई मकान बने हुए थे लाइन से। इतने ज़्यादा मकान थे जहाँ जैसे कोई 100-150 मकान हो। वो सब उन मकानों को देख के परेशान रह गए। लकड़ी के ये बनाए गए थे मकान थे, जिस तरह लकड़ियों की झोंपड़ियां बनाई जाती हैं, ऐसी सारी झोंपड़ियां बनी हुई थी। और उन झोंपड़ियों के अंदर अजीब से लालटेन, जैसे इंसानों के लालटेन होते हैं, थे तो वो लालटेन, लेकिन अजीब से बने हुए अंदर लटक रहे थे। और तब उनकी निगाह पड़ी, हर तरफ घुप अंधेरा था, क्योंकि वो इस साहिल के करीब जब आ रहे थे तो अंधेरे की वजह से उनको कुछ भी नजर ना आया था। अगर चांद की रोशनी होती तो वो दूर से इन खड़े हुए शख्सों को शायद देख लेते, लेकिन अंधेरे की वजह से वो किसी को भी नहीं देख सके। और कश्ती जब उनके बिल्कुल पास पहुंच गई तो पता लगा कि अब वो उनकी करीब पहुंच चुके हैं, भाग नहीं सकते। ऊपर से उन्होंने कश्ती को अपनी तरफ खींच लिया। और उनमें से एक जो शख्स खड़ा था वो किसी अजीबो गरीब ज़बान में बोला। उसके हाथ के अंदर वो जो लकड़ी का वो हथियार सा उसने पकड़ा हुआ था, कोई 10-12 फुट ऊंचा, अपने कद जितना, वो उसने हथियार उनकी पांचों की तरफ किया और कोई अजीब सी ज़बान में बोला, जो उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा जैसे पूछ रहे हो कि तुम समझते हो इसने क्या कहा है। तो सब ने यूं गर्दन हिलाई कि नहीं, हमें समझ नहीं आ रही। तो उसने फिर से पूछा और वो लकड़ी वाला हथियार ऐसे बिल्कुल करीब किया जैसे वो मार देगा, कि फिर से पूछा। तो उन्होंने गर्दनें हिलाई और अपनी ज़बान में कहा कि हम नहीं जानते कि तुम ये क्या बोल रहे हो। तो उसने लकड़ी का इस तरह इशारा किया कि चलो आगे चलो, जैसे वो उनको लेके जाना चाह रहा था। और वो उनको आगे का इशारा करके आगे चल पड़ा। बाकी तीनों हथियार उनकी तरफ करके उनको लेके आगे बढ़ गए। तब उनकी निगाह पड़ी कि वो जो लाइन में लगी हुई लकड़ी की बनी हुई झोंपड़ियां ही झोंपड़ियां थीं, वहां बारिश की वजह से उन्होंने अपनी आग बुझा रखी थी। अब वो अपनी आग को जलाते जा रहे थे। शमें जिस तरह रोशन करते हैं, नीचे लकड़ी होती है, ऊपर मट्टी की बनी हुई, उसके अंदर शमा जलती है, ऐसी अब शमें जलती जा रही थी। और जो थोड़ी थोड़ी रोशनी लैंपों की तरह, लैंप जो लटके हुए थे उनकी नजर आ रही थी, अब हर तरफ आग ही आग जल गई थी। एक रोशन हो गया था माहौल। वो झोंपड़ियां थोड़े से फासले पे थी। वो उनको लेके चलते हुए जब झोंपड़ियों के बिल्कुल करीब पहुंच गए तो उन्होंने देखा कि सब लोग झोंपड़ियों से निकल के, औरतें, मर्द और बच्चे, उनको देखना शुरू हो गए। औरतों के भी कद बिल्कुल उन्हीं 4 लोगों की तरह 10 फुट 12 फुट ऊंचे थे। इंसानों की तरह बिल्कुल उनका जिस्म था, लेकिन बिल्कुल कमजोर सा जिस्म, जैसे कोई ढांचा होता है और उसके ऊपर इंसानी जिल्द होती है, ऐसे ही इंसानी जिल्द, लेकिन बिल्कुल ढांचों की तरह वो लंबे लंबे थे। किसी ने भी कपड़े नहीं पहन रखे थे। वो उनके वजूद कपड़ों के बगैर थे, बिल्कुल नंगे। तभी उनको देखते ही अंदाजा हो गया औरतें, मर्द और बच्चे वहां पे मौजूद थे। औरतों का भी जो उन्होंने हुलिया बताया, एक फैमिली शो है मेरा, मैं यहाँ पे उसको डिस्कस नहीं करता। वो कहते हैं बाकायदा पूरा एक हुलिया था औरतों का, जिससे उनको अंदाजा हुआ कि ये औरतें हैं उनकी। औरतों के बाल भी मर्दों की तरह, मर्दों के जो सर थे वो बिल्कुल गंजे थे, जो औरतें थीं उनके भी बाल बिल्कुल मर्दों की तरह बिल्कुल नहीं थे, गंजे थे।
मर्दों के सर बिल्कुल गंजे थे और औरतों के सर भी बिल्कुल गंजे थे, लेकिन औरतों ने अपने नाक के अंदर बड़े बड़े कड़े पहन रखे थे, गोल गोल से उनके नाकों के अंदर, जिस तरह जंगली लोग पहनते हैं ऐसे कड़े डाले हुए थे। कानों में भी उन्होंने कड़े डाले हुए थे और सामने वजूद से भी पता लगता था कि ये औरतें हैं। वो उनको लेके चलते हुए एक ऐसी झोंपड़ी की तरफ गए जिसको इस अंदाज में बनाया गया था जैसे कोई जेल होती है। उसके चारों तरफ लकड़ियां थीं, बाकी जितनी भी झोंपड़ियां थीं उनको देख के लगता था कि जैसे ये घर हों। उनका एक बाकायदा दरवाज़ा था और बाकी चारों तरफ से वो बंद थे, नज़र नहीं आता था अंदर क्या है। लेकिन वो जितनी भी झोंपड़ियां थीं वो बहुत ऊंची थीं। अंदर तो शायद इतनी जगह उनके अंदर नहीं थी, लेकिन उनको इस तरह बनाया गया था कि ऊपर जाते जाते उनकी चूंच सी बन जाती थी, यानी लकड़ियों को ऊपर आपस में ऐसे गोल दायरे की सूरत में, जैसे कोई 8-10 लकड़ियों को गोल दायरा हो, नीचे से उनको फैला दिया जाए, ऊपर से वो आपस में जुड़ी हुई हों, तो ऐसे ऊपर चूंच बनी हुई थी और नीचे वो झोंपड़ियां थीं 10-10, 12-12 फुट, 14-14 फुट ऊंची। और जो जेल नुमा एक बनाई गई थी उसकी हाइट इतनी ज़्यादा नहीं थी, उसकी हाइट होगी तकरीबन, वो कहते हैं 6 से 7 फुट, 8 फुट उसकी थी। उसको चारों तरफ से लकड़ियां लगाई गई थी और उसके ऊपर छत डाल दी गई थी। हम पांचों को वो लेके उसके पास गए, उन्होंने उसका दरवाज़ा खोला और हमें अंदर धक्का दे दिया। हम 5 के 5 उन झोंपड़ियों, उस जेल के अंदर एक किस्म का चले गए और उन्होंने बाहर से उसको बंद कर दिया। अर्जुन कहता है मेरे लिए एक अजीबो गरीब मंजर था, जैसे मैं नींद में हूं, ख्वाब में हूं और कोई बुरा सपना देख रहा हूं, लेकिन यह हकीकत में हो रहा था। अब जब हम अंदर कैद हो गए तो पता लग गया कि हम किसी ऐसे कबीले के पास आ गए हैं जिनके कद 12-12 फुट ऊंचे हैं, 10-10 फुट ऊंचे हैं, और ये कबीले के लोग बिल्कुल इंसानों की तरह लंबे तो हैं लेकिन इनका वजूद अजीबो गरीब है। तब उनके पाँव के ऊपर निगाह पड़ी तो उनके पाँव बिल्कुल ऐसे थे जैसे किसी मुर्गी की या बत्तख के पाँव डक होती है, जो बत्तख के जिस तरह पाँव होती है, इसी तरह झिल्ली थी उनके पाँव के अंदर। अक्सर लोग जब तैराकी के लिए जाते हैं तो वैसे पहन के जाते हैं पाँव में, ऐसे बड़े बड़े लंबे लंबे उनके बत्तख की तरह के पाँव थे, लेकिन उनके बाजू काफ़ी लंबे थे, नीचे तक उनके बाजू आते थे। कान उनके बहुत लंबे लंबे थे। जो मुंह, जितने भी वो लोग थे उनका चेहरा गोल नहीं था, सबका लंबा सा चेहरा था, उसमें लंबे लंबे चूंच की तरह के कान थे और उनमें सब ने कड़े पहन रखे थे। मर्दों के जो कड़े थे वो बड़े बड़े थे, बहुत बड़े बड़े जो कानों में पहने हुए थे। औरतों ने छोटे छोटे कड़े पहन रखे हुए थे और सर सबके गंजे थे, मुंह काफी ज्यादा लंबा था उनका। और इंसानों का मुंह हॉरिजेंटल वर्टिकल की आप बात करें तो हमारा मुंह इस अंदाज में, उनका सीधा मुंह था। वो जब मुंह खोलते थे तो इस अंदाज में उनका मुंह खोलता था, एक लंबा सा पूरा चेहरा था और उसमें मुंह इस अंदाज में था कि उनके दांत हमारे ऊपर नीचे लगे होते हैं, उनके दांत लेफ्ट राइट लगे हुए थे। लेफ्ट पे भी दांत थे और राइट पे भी दांत थे। और वो जब खाते थे तो अजीब अंदाज में खौफ आता था। जब वो दांत खोलते थे तो लेफ्ट राइट दांत थे और मुंह भी इस तरह लेफ्ट राइट थे, होंठ भी। हम अब अंदर कैद हो चुके थे। ये तो एक पूरी बस्ती थी, एक तरफ जंगल था और एक तरफ ये पूरी बस्ती आबाद थी जिसके अंदर पूरा एक शोर था। वैसे जैसे जहां कहीं इंसान रहते हैं और इंसानों का शोर होता है, उन्होंने जानवर भी पाल रखे थे, उन्होंने परिंदे कैद किए हुए थे, बिल्कुल उसी तरह भेड़ बकरियां जिस तरह इंसान पालता है। लेकिन हैरत की बात थी, इनके जानवर भी अजीबोगरीब थे। वो कहता है क्योंकि अब हम जेल के अंदर आ चुके थे, अब हम आहिस्ता आहिस्ता उस मंजर को देख रहे थे, तभी हमारी निगाह पड़ी कि सामने कुछ जो जानवर बंधे हुए थे। आते हुए तो हमें कुछ समझ नहीं आ रही थी, जब वो हमें उस तरफ लेके आ रहे थे, जब हम करीब पहुंच गए, अंदर कैद हो गए, तब हमने उन जानवरों को देखा तो वो एक अजीब से जानवर थे। जिस तरह एक भैंस होती है, बिल्कुल एक भैंस की तरह की, गाय की तरह की गाय थी बड़ी सी, लेकिन उसका जो मुंह था वो एक बहुत खौफनाक अजीब सा था। जैसे उन्होंने तो उस वक्त का एक और कहा, लेकिन आज जिस तरह गेंडा आपने देखा होगा चिड़ियाघर के अंदर गेंडा होता है, उसका एक नाक वाली साइड पे बड़ा सा सींग होता है। वो कहते हैं वो गाय का नाक वाली साइड पे एक बड़ा सा सींग था और जिस तरह गाय के
हाथी के दांत होते हैं बाहर की तरफ निकले हुए, इसी तरह हर गाय के 2 सींग बाहर की तरफ निकले हुए थे। एक सींग नाक वाली जगह पे ऊपर की तरफ था और उसका चेहरा ऐसे था जैसे किसी गाय का चेहरा ना हो, किसी और जानवर का चेहरा हो जो खौफनाक हो। बकरियां भी थीं तो उसी साइज की, जिस तरह बकरी का साइज होता है उससे थोड़ा बड़ा साइज, लेकिन उनके भी चेहरे अजीब से थे, उनके भी अजीब से सींग थे, नाक वाली जगह पे सींग थे, अजीब सा उनका हुलिया था। लेकिन इन भेड़ और बकरियों और गायों को देख के जो चीज पहला एहसास हुआ कि उन सब की हाइट बहुत ऊंची थी। जैसे वो सारे ऊंचे ऊंचे कद के मालिक थे, इसी तरह गाय भैंस और बकरियां भी बहुत ऊंची ऊंची थी। जिसामत बहुत बड़ी नहीं थी, जो इंसान के पास भेड़ बकरियां या गाय होती है उससे थोड़ी सी बढ़त थी, लेकिन वो भी टांगे उनकी बहुत ऊंची थी। कहते हम देख के हैरान रह गए। और वहीं पे हमने लकड़ी के बने हुए जो पिंजरे देखे, उसके अंदर कुछ हमें परिंदे जो नजर आए वो ऐसे थे जैसे इंसानों के यहाँ परिंदे होते हैं, जैसे सब्ज कलर के तोते होते हैं इंसानों के यहाँ, वो बिल्कुल इंसानों की तरह सब्ज कलर के तोते थे। अब औरतें बच्चे अपने अपने कामों में तो लग गए, लेकिन बच्चे कुछ ऐसे थे जो वो भी कद में इतने बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे थे, वो हमारे उस पिंजरा ही कह लीजिए जिसमें हमें कैद किया था उसके करीब आए और हमें देखना शुरू हो गए। वो इस अंदाज में देख रहे हों कि ये क्या मखलूक है, ये क्या, कौन है, ये क्या चीजें हैं। जिस तरह हमारे लिए था कि ये क्या चीजें हैं, इसी तरह उनके बच्चे हमें देख रहे थे कि ये क्या मखलूक है, ये क्या चीजें हैं। हम कुछ देर वहीं पे कैद रहे कि थोड़ी देर के बाद हमने देखा कि सब अपने अपने घरों से निकल रहे हैं, एक शोर सा बरपा हो गया है। और वो जितने भी लोग आपस में बातें कर रहे थे, वो जिस जुबान में बोल रहे थे वो हमें समझ नहीं आ रही थी वो कौन सी जुबान है। वो एक अजीब व गरीब जुबान थी जो उससे पहले हमने नहीं सुनी थी। एक तो उनके मुंह बड़े अजीब से थे, लंबे से मुंह, और ऊपर से दांत उनके इस तरह के लेफ्ट राइट थे, ऊपर नीचे नहीं थे, मुंह अजीब सा था, होंठ अजीब से थे, ऊपर से वो एक जुबान अजीब सी बोल रहे थे। कि तभी हमने देखा वो सब अपने घरों से निकल आए। अब इतना रश पड़ गया था, जब हम आए थे उस वक्त भी ये लोग हमें देखने के लिए बाहर निकले थे, लेकिन वो तो कुछ लोग निकले थे। अब हमने देखा इतना ज्यादा लोग इकट्ठे हो गए कि एक बहुत बड़ा मजमा जमा हो गया। और फिर हमने देखा वो मजमा एक तरफ को चलना शुरू हो गया, जिस तरह खास तरफ कोई जा रहे हों, क्योंकि हमारा वो जो पिंजरा टाइप बना हुआ था उसके चारों तरफ लकड़ियां थी, हम चारों तरफ देख सकते थे। तो हमने देखा वो सब के सब एक तरफ चल पड़े हैं। अभी तक हमने एक दूसरे से बात नहीं की थी, अब हमारे पास कोई भी नहीं था, हम अकेले रह गए थे, क्योंकि सब जितने के लोग थे वो अपनी अपनी बातें करते एक तरफ आगे की तरफ जा रहे थे। आगे काफी ज्यादा घर थे। तब अर्जुन का दोस्त और अर्जुन बोले, ये हम कहाँ फंस गए हैं। उन मछेरों से बोले, ये तुम हमें कहाँ लेके आ गए हो, ये क्या हुआ है। एकदम से जिस तरह मंजर हुआ, जिस तरह बारिश आई, जिस तरह बादल आया, जिस तरह हचकोले खाती हमारी कश्ती थी, हमें लगता था एकदम डूब जाएंगे, और एकदम से तुम हमें किस साहिल पे लेके आए हो, ये क्या मखलूक है। तो मछेरे बोले, हम खुद नहीं जानते ये क्या है, हम खुद परेशान हैं। हम तो मछलियों की तलाश में आए थे, एक जगह पे हमें बहुत ज़्यादा मछलियां नज़र आई थी, हम तो इसलिए तुम्हें भी साथ लेके आए थे कि हमें और मदद की ज़रूरत थी। लेकिन ये नहीं जानते थे कि इस तरह ये हो जाएगा, जिस तरह बादल, जिस तरह बारिश, जिस तरह कचकोले खाती कश्ती थी। हम तो कश्ती को डूबने से बचा रहे थे, हमें क्या पता हम किस जगह पर आ गए हैं। वो तो अंधेरा था तुम्हारे सामने, हम भी नहीं देख सके। तो वो दोनों दोस्त, अर्जुन और उसका दोस्त, बोला तो हम निकलेंगे कहाँ से। तो वो बोले, हम भी तो तुम्हारे साथ हैं, हम भी नहीं जानते कैसे निकलेंगे, हमें नहीं पता हमारे साथ क्या होता है। अभी वो बातें ही कर रहे थे कि उन्होंने देखा 2 लोग उसी तरह अपने हाथों में हथियार लिए और उनके पीछे एक मशाल जलाए हुए 3 लोग, 2 आगे जो चलते हुए आ रहे थे उनके हाथों में वही हथियार थे, और एक मशाल जलाए हुए उनके पीछे आ रहा था। वो आए, उनके उसी जेल के बाहर आए, उन्होंने उसको दरवाज़ा खोला और उनको फिर जुबान में कहा जो वो फिर नहीं समझ सके, और उन्हें इशारा किया हाथ का कि चलो इस तरफ। वो एक एक करके बाहर आ गए और उसी तरफ चलना शुरू हो गए। मशाल वाला आगे जो पीछे खड़ा हुआ था, उन्होंने उसकी तरफ इशारा किया कि इसके पीछे चलो। मशाल वाला आगे चल पड़ा और ये 5 उनके पीछे चल पड़े। थोड़ी ही दूर अभी गए थे कि एक
दो तीन लोग फिर से सामने आए, उन्होंने उनके हाथ पीछे से अच्छी तरीके रस्सियों से बांध दिए। अभी तक उनके हाथ खुले हुए थे, लेकिन अब उनके हाथ बांध दिए गए और इतने जोर से बांधे गए कि उनको दर्द हो रहा था। पीछे की तरफ हाथ बांधे गए पांचों के। अब फिर वो उनको लेके चल पड़े। जब वो आगे गए तो ये एक बहुत बड़ा घर तो थे, लेकिन एक ऐसी जगह पे वो आ गए थे जहां पे एक बहुत बड़ा दरख्तों को काट के एक खुली काफी जगह बनाई गई थी। वो कहते हैं जब हम दाखिल हुए हैं तो लेफ्ट पे भी दरख्त थे, राइट पे भी दरख्त थे और बीच में एक रास्ता बनाया गया था। हम उस रास्ते से दाखिल हुए। वो इतना बड़ा रास्ता नहीं था, इतना रास्ता होगा जैसे कि एक ट्रैक्टर ट्राली या एक सड़क होती है, जितना खुला वो एक रास्ता था। उसके अंदर से जब हम गुजरे हैं और आगे गए हैं तो आगे गोल दायरों में दरख्त को काट के एक बहुत बड़ा गोल दायरा बना दिया गया था। इर्द गिर्द चारों तरफ दरख्त थे और बीच में एक मैदान था। और जब हम उसके अंदर दाखिल हुए तो हमने देखा ये बहुत बड़ा मैदान है। उस बहुत बड़े मैदान के अंदर बिल्कुल सामने एक बहुत बड़ा लकड़ी का तख्त पड़ा हुआ है, जैसे किसी के बैठने की जगह हो। और हमने देखा लेफ्ट पे भी राइट पे भी वही लंबे लंबे कद वाले नीचे जमीन पर बैठ गए थे, क्योंकि उनके कद इतने लंबे थे कि हम दरमियान में जहां खड़े थे सिर्फ सामने वाला हिस्सा नजर आया था। आगे क्या था उनके लंबे कद होने की वजह से हमें नजर ही नहीं आ रहा था कि वो हमें लेके वो जो दरमियान में रास्ता छोड़ा गया था उसी रास्ते से लेके वो हमें आगे बढ़ना शुरू हो गए। आगे बढ़ते बढ़ते जब हम उस जगह पे पहुंचे कि दोनों साइडों पे बैठे हुए दोनों लंबे लंबे जो औरतें मर्द बच्चे बैठे हुए थे, जब वो ख़त्म हो गए तो आगे एक खुली जगह छोड़ी हुई थी और उस जगह पे जब हमने देखा तो हमारी आंखें खौफ से खुली की खुली रह गईं। वहाँ पे बहुत सारे इन्हीं की तरह काले काले जो थे वो उल्टे लटके हुए थे, उनको बांध के उल्टा लटकाया हुआ था। हम अभी तक वो सामने वाले तख्त की तरफ तवज्जो किए हुए थे, इस तरफ हमारा ध्यान ही नहीं गया था। और जब हम चलते हुए उस तरफ गए तो हमारी निगाह पड़ी उनके ऊपर कि एक सिमत के अंदर तकरीबन 4 से 5 उल्टे लटके हुए थे और वैसे काले स्याह बंधे हुए थे जैसे ये हमें सारे अभी मिले थे। और हमें लेके वो दूसरी तरफ जो खाली पड़ा हुआ था वहाँ पे भी बड़ी बड़ी लकड़ियाँ लगी हुई थी। उन्होंने जाके हमें उन लकड़ियों के साथ उल्टा लटका दिया। जैसे उनको उल्टा लटकाया हुआ था वैसे ही हमें उल्टा लटका दिया। अब हमारी खौफ से बुरी हालत थी। हम लकड़ी के ऊपर एक रस्से के साथ उल्टे सारे लटक रहे थे, हमारे हाथ पांव बंधे हुए थे। हमारे एक तरफ वही लंबे लंबे औरतें मर्द बैठी हुई थी, दरमियान में रास्ता छोड़ा हुआ था, दूसरी तरफ भी वही औरतें मर्द बैठी हुई थी और एक साइड पे बड़ा सा तख्त था और उस तख्त के साथ छोटी छोटी लकड़ियों की, जिस तरह कुर्सियां बनाई जाती हैं, प्रॉपर कुर्सियां नहीं ऐसे फट्टे से रख के जिस तरह बनाई जाती हैं, ऐसे 3-4 इस तरफ 3-4 इस तरफ थी कि हमने देखा उन्होंने लकड़ियों के ताज पहने हुए थे। जिस तरह लकड़ियां बनाई होती है जंगलियों ने, इस तरह के ताज पहने हुए थे। कुछ लोग आए इस तरफ आके बैठ गए और कुछ लोग आके इस तरफ बैठ गए। एक भयानक मंजर था। यहां पे भी वही लकड़ी की शमें जला रखी थी जिसकी वजह से हर तरफ चरागा ही चरागा था। ऐसा लगता था जैसे दिन का मंजर बन गया हो और रोशनी ही रोशनी हो गई थी घुप अंधेरे में। जहां ऊपर अभी भी आसमान पे बादल थे, उन्होंने चांद को छुपा रखा था, चांद की रोशनी नहीं आ रही थी, लेकिन इन लोगों ने जो अपनी रोशनियां कर रखी थी आग की सूरत में वो इतनी ज्यादा फैली हुई थी कि हर तरफ चरागा ही चरागा हो गया था। थोड़ी देर के बाद हमने देखा जिस जगह पे हम लटके हुए थे हमारे इर्द गिर्द काफी जगह खाली थी। उस गड्ढे की तरफ हमारी तवज्जो पड़ी जिस जगह पे तख्त बना हुआ था। उस तख्त के बिल्कुल सामने एक बड़ा सा गड्ढा पड़ा हुआ था। हम उसको पहले इसलिए नहीं देख सके थे, उसके ऊपर एक गोल लकड़ी से उसको ढांप दिया गया था
हमारी उसकी तरफ ध्यान ही नहीं गया था, ऐसे लगता था मट्टी का हिस्सा है। कि हमने देखा कुछ लोग चलते हुए आए, 4-5 हट्टे कट्टे, बहुत उनमें से ज़रा सेहतमंद थे, बाकी तो कमज़ोर कमज़ोर से लंबे लंबे से थे, वो सिर्फ सेहतमंद से थे। उन्होंने आके ज़ोर लगा के उस फट्टे को वहाँ से हटाया और उसको साइड पे लेके गए। तब हमने देखा नीचे एक गड्ढा है, गोल सा बड़ा सा गड्ढा। थोड़ी देर के बाद वो जितने भी लोग बैठे थे वो अपनी अपनी जगह से खड़े हो गए, क्योंकि उस वक्त एक शोर था, जैसे कोई दरख्तों के पत्तों को ज़ोर ज़ोर से हिलाता है, जैसे दरख्तों को ज़ोर ज़ोर से हिलाया जाता है, एक शोर पैदा होता है, ऐसा ही एक दरख्तों को हिलाने का शोर पैदा हुआ। वो दरख्तों को हिलाने का शोर नहीं था, असल में वो कोई आ रहा था। और तब हमने देखा एक इन सब में से सबसे ऊंचा, इतना ऊंचा था वो कि उसका कद देख के हम हैरान रह गए। ये सारे पतले पतले से 10-12 फुट लंबे और पतले पतले से थे। उसका कद तकरीबन कोई 20-22 फुट ऊंचा था और वो सब में से चौड़ा था। उसका जिस्म फैला हुआ था, ऐसे जैसे किसी 5-6 इंसानों के बराबर उसका जिस्म था। एक लाइन में सेहतमंद, मोटे नहीं, सेहतमंद 5-6 इंसान खड़े कर दिए जाएं तो जितना वजूद बनता है, इतना चौड़ा उसका वजूद था और 20-22 फुट ऊंचा वो उन्हीं की शक्ल सूरत वाला, जिसका लंबा सा उसी तरह का मुंह था, सर उस तरह का गंजा था। उसने कानों में सबसे ज्यादा लोहे के कड़े पहन रखे थे, उसके नाक के अंदर भी कड़ा था और उसका मुंह उसी तरह था। उसके होंठ लेफ्ट राइट पे थे और लेफ्ट राइट पे दांत थे, हमारे अप डाउन होते हैं ऊपर नीचे, उसके लेफ्ट राइट। बहुत बड़ा सा मुंह था और उसकी जो थोड़ी निकली हुई थी उसके अंदर भी बड़े बड़े कड़े पड़े हुए थे। उसके कान सबसे बड़े थे, जितने भी लोग वहां मौजूद थे सबसे बड़े कानों वाला वो था। इतने बड़े बड़े कान थे कि हम उसके कान देख के हैरान रह गए। उसके चेहरे से भी बड़े कान थे और उसमें बड़े बड़े लोहे के कड़े बने हुए थे। एक कड़ा उसके नाक के अंदर था, लेकिन उसकी जो अभी वो हमारे बिल्कुल करीब नहीं आया था, हम उल्टे लटके हुए थे और जैसे ही वो चलता हुआ आया तो दरख्तों को हटाता हुआ शैतान रहा था। वो इतना ऊंचा था कि दरख्तों से भी ऊंचा हो गया था। और जब वो सामने आया तो एक चीज और जो हमने देखी, उसके बिल्कुल गंजे सर के बिल्कुल माथे वाली साइड पे एक सींग था, इस अंदाज में जैसे गाय के सींग होते हैं, या जिस तरह मैंने कहा वो एक जानवर का मैंने नाम लिया, गेंडा होता है, गेंडे के दरमियान में सींग होता है, ऐसा ही उसका एक सींग माथे वाली साइड पे था और उस सींग से ऊंचे उसके कान थे, दरमियान में उसका सींग था। उसने हाथ में एक बड़ा सा, इतना मोटा और बड़ा सा, एक डंडा तो नहीं कहना चाहिए, दरख्त की तरह समझिए, एक दरख्त ही एक किस्म का जैसे पकड़ा होता है, बहुत था, तकरीबन वो गुलाई में भी होगा, कोई तकरीबन 7-8 फुट गुलाई में होगा, 8 इंच, फुट कह गया, 7-8 इंच का गुलाई में होगा। वो उसने बड़े से, उसके हाथ पाँव उसके भी उसी तरह बत्तख की तरह बड़े बड़े पाँव, और वो चलता हुआ जब आ रहा था तो दज 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 की आवाज़ थी और वो चलता हुआ आया। वो जो बड़ा सा फट्टा उसके लिए रखा गया था, वो एक तख्त किस्म का जो फट्टा था, वो उसी के ऊपर आके बैठ गया और वो डंडा उसने ऐसे हाथ में पकड़ा हुआ। वो सबसे सख्त तबीयत लग रहा था। अब हमने गौर से देखा तो रोशनियाँ थीं। अब हमें अंदाज़ा हुआ कि इनकी आंखें भी इनके होंठों की तरह हैं। वो जितने भी लोग थे, इतना हमारे ऊपर खौफ था, एक एक चीज़ नई से नई हमें देखने को मिल रही थी। उनकी आंखें हमारी ऊपर नीचे, जिस तरह मुंह है, जिस तरह होंठ ऊपर नीचे हैं चेहरे पे और ऊपर नीचे होंठ हैं, इसी तरह आंखें भी ऊपर नीचे हैं। उनकी आंखें भी ऊपर नीचे नहीं थी, लेफ्ट राइट थी। जिस तरह उनका चेहरे के ऊपर होंठ थे, यानी एक दाईं तरफ और एक बाईं तरफ होंठ था और उन होंठों के बीच में दाईं तरफ दांत थे, बाईं तरफ दांत थे। आंखें भी उनके दाएं बाएं खुलती थीं, यानी उनकी जो पलकें थीं, हमारी ऊपर नीचे खुलती हैं पलकें, उनकी दाएं बाएं खुलती थीं। हमने उनकी आंखों को पहले भी देखा था, लेकिन अभी उसकी इतनी बड़ी बड़ी जो आंखें देखी तो उनकी आंखें फिर भी इंसानों की तरह अंदर सफ़ेद और उसके बीच में ब्लैक थी। ये जो बड़ा सा आया था, इसकी आंखें टोटल सफ़ेद थी, अंदर ब्लैक नहीं था। और ये जब आंखें बंद करता था तो इसकी पलकें नाक वाली साइड की तरफ आती थी और वापस चली जाती थी। दोनों, हमारी तो ऊपर नीचे होती हैं, तो वो दोनों तरफ से नाक की तरफ बंद करता और वापस चली जाती, नाक की तरफ बंद करता और वापस चली जाती। यानी जिस तरह हम पलकें झपकाते हैं, नीचे हमने ये पलकें की और ये ऊपर पलकें कर दी, तो वो पलकें जिस तरह झपकाते थे तो वो नाक की तरफ करते थे तो आंख बंद हो जाती थी, वापस जाते थे तो आंख खुल जाती थी।
वो जब आके बैठा तो उसने उन्हीं की ज़बान में कोई एक छोटा सा लफ्ज़ बोला। हमें फिर भी वो समझ नहीं आया। वो जो उसके आदाब में सारे खड़े हुए थे, जब वो आया था तो वो सारे झुक गए थे, सर झुका के खड़े रहे जब तक वो आके बैठा नहीं। और जब आके उस कुर्सी पे बैठा तो उसने एक छोटा सा कोई लफ्ज़ कहा जो अजीब सा था। उसके बाद वो सारे बैठ गए, जैसे उसने बैठने का हुक्म दिया था, सारे ज़मीन पे बैठ गए। अब हमें इतना समझ आ गई कि ये जैसे कोई फैसला होना होता है, मैदान में सारे जमा होते हैं और सामने बैठा होता है फैसला करने के लिए, ऐसा ही था जैसे ये इनका कोई सरदार हो और फैसला करने के लिए सामने मौजूद हो। और ये सारी उसकी रियाया थी, ये उनका सरदार था। अब वही शमे जलाए हुए कुछ वही काले स्याह जिन्हें हमने बिल्कुल शुरू में देखा था, अब हमें अंदाजा हुआ वही पकड़ पकड़ के ला रहे थे। शायद वो इनके सिपाही थे। अब बात, वो जो सामने कुर्सी पे बैठा था उसका मैं लफ्ज़ बादशाह इस्तेमाल कर देता हूँ। वो जो बादशाह था, शाह जिन्नात कह लीजिए या बादशाह कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, वो जो सामने बैठा था, वो जो इंसान था, जिन था, बादशाह था, कौन था, बादशाह कह लीजिए। तो वो कुछ कहता रहा और वो सुनते रहे। और उसके बाद दोनों तरफ से जो लोग बैठे हुए थे उनमें से लोग खड़े हुए, दो, एक परली साइड से और इस साइड से, और उनसे वो अपनी ज़बान में कुछ कहता रहा और वो अदब के साथ दोनों जवाब देते रहे। और तभी उनमें से बादशाह ने इशारा किया और वो चलते हुए गए। उनमें से एक जो बड़ा सा बंधा हुआ था उसको उन्होंने नीचे उतार लिया। वो उल्टा जो लटका हुआ था उसको उतार लिया और वो ज़ोर ज़ोर से कुछ चीखना शुरू हो गया, जैसे कोई मदद के लिए पुकारता है, चीखता है, ऐसे ही ज़ोर ज़ोर से कुछ बोलना शुरू हो गया। और उस सामने बैठे हुए जो बादशाह नुमा था, उसने सामने बैठे हुए फिर से कोई जुमला कहा और वो बड़ी बड़ी लकड़ियां लेके उसी गड्ढे के अंदर जो कटी हुई थी, टुकड़े थे बड़े बड़े लकड़ियों के, वो बड़े बड़े टुकड़े उस गोल सा गड्ढे के अंदर डालना शुरू हो गए। थोड़ी देर के बाद जब वो लकड़ियां डाल चुके तो वो जो सामने तख्त पे बैठा हुआ था उसने अपने मुंह से कुछ क्या पढ़ा या क्या निकाला, उसने एक जोरदार फूंक मारी। तो वो फूंक इतनी जोरदार थी कि उसके मुंह से बाकायदा आग निकली, एक बहुत बड़ी तेज आग का शोला, और वो पूरी आग सीधी उन लकड़ियों के ऊपर गई और लकड़ियों को आग लग गई। एकदम से वो सारी लकड़ियां जलना शुरू हो गई। उसने मुंह से आग निकाल के लकड़ियों पे फेंकी थी कि लकड़ियों को आग लग गई। उसके बाद वो जिस शख्स को उल्टा लटकाया गया था उसको उतार के नीचे रखा गया था, उसने फिर से आर्डर दिया। अब हमें समझ तो कुछ नहीं आ रही थी, हम आंखों से देख रहे थे कि वो उसको लेके उसके पास आए। वो गिड़गिड़ा रहा था, बंधा हुआ था, माफिया मांग रहा था, लेकिन उस बैठे हुए बादशाह ने हुक्म दिया, उन्होंने पकड़ के उसको उसके अंदर धक्का दे दिया, उस आग के अंदर। वो जैसे ही आग के अंदर गिरा तो वो चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया उसने। वो बाहर की तरफ निकलता तो वो जो 3 लोग खड़े हुए थे इर्द गिर्द, वो आग के इर्द गिर्द इस अंदाज में खड़े हो गए। वो बाहर आता, उसको लकड़ी मारते और फिर अंदर की तरफ गिरा देते। वो इतना बड़ा गड्ढा था कि थोड़ी देर तक वो इधर भागता, वो इधर से गिरा देते, वो उधर मदद के लिए भागता, उसको गिरा देते, यहाँ तक कि जलते 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 उसकी चीखें आहिस्ता आहिस्ता कम होती गई, यहाँ तक कि वो बिल्कुल जल के ख़त्म हो गया। वो जो दोनों तरफ से खड़े हुए थे वो अब बैठ चुके थे। तभी हमने देखा एक बूढ़ा सा शख्स जो बिल्कुल हमारे कदो कामत का था, उसको सामने से जिस रास्ते से हमें लेके आया जा रहा था, 2 शख्स बाजू से पकड़े हुए, वो 12-12 फुट के थे। वो इंसान था हमारी तरह का, उसका कद होगा वही इंसानों की तरह 5 फुट 8 इंच जो एक नॉर्मल कद होता है, लेकिन उन दोनों ने उसको बाजू से इस तरह पकड़ा हुआ था कि वो हवा में उड़ता हुआ, क्योंकि उसका कद उनके बस 12-12 फुट के थे, तो हमें तो वो चलाते हुए लेके आए थे, उसको उन्होंने बाजुओं से पकड़ा हुआ था और वो दोनों उसको लेके आ रहे थे। तभी हमारी निगाह पड़ी कि वो उसको लेके आ रहे हैं और दोनों जो चलते हुए आ रहे थे उसने उनको ऊपर उठाया हुआ था
उस शख्स के कपड़े मैले कुचैले थे, वो था तो बिल्कुल कोई इंसान, लेकिन उसके चेहरे से खबासत सी टपक रही थी। उसको देख के हमें भी लगा कि कैसा खबीस इंसान है। उसके होंठ काले स्याह थे, उसकी शक्ल काली स्याह थी, अजीब सा था वो, बाल उसके उलझे हुए थे, अजीब सा था। वो उसको बिल्कुल बादशाह के सामने लेके आया और बादशाह का कुछ बोलता रहा। उसके बाद उन्होंने वो उसको लेके आए जहां पे हम उल्टे लटके हुए थे, हमें उन्होंने खोलना शुरू कर दिया। खोल के साथ में एक डंडा था लंबा सा, उसके इर्द गिर्द हमें बांध दिया। एक एक को डंडे के साथ बांध दिया और उस जो इंसान को लेके आए थे उसको आके उल्टा बांध दिया। और उसके बाद फिर से वो जो उधर बंधे हुए थे उन्हीं की तरह काले स्याह लंबे लंबे से, उनमें से फिर को एक उतारा गया, एक फिर का फैसला हो रहा था और हमें इतनी देर में उससे बात करने का मौका मिल गया। अर्जुन कहता है मैं हौसला करके, वो अब उल्टा लटका हुआ था और मैं एक उसके पास बंधा खड़ा था। मैंने डरते डरते उससे पूछा, क्या तुम हमारी ज़बान समझते हो? तो उसने उल्टा लटके हुए कहा, हाँ मैं तुम्हारी ही ज़बान बोलता हूं। मैंने कहा तुम कौन हो? उसने कहा मैं तुम्हारी तरह का ही एक इंसान हूं, लेकिन तुम यहां कैसे आ गए? हमने उसको बताया, मैंने उसे कहा कि हमारी कश्ती हिचकोले खाती हुई यहां पे आ गई है, हमें नहीं पता हम कहां पे हैं, ये कौन है, क्या तुम इनके बारे में जानते हो? तो वो उल्टा लटका हुआ शख्स बोला, मैं एक जादूगर हूं और सब कुछ जानता हूं, इनके बारे में भी जानता हूं और इनके पूरे कबीले के बारे में भी जानता हूं। तो इतनी देर में बादशाह गुस्से से ऐसे धाड़ा, उसने शायद हमें बातें करते हुए देख लिया था। उससे पहले वो उस तरफ मुतवज्जो था, वो उनका केस सुन रहा था, मेरी भी उस तरफ तवज्जो नहीं रही थी, मैं उसकी तरफ बोलना शुरू हो गया था। और जब बादशाह की एकदम एक जोर धाड़ ऐसे आवाज़ आई तो मैंने उस तरफ देखा, क्योंकि मैं तो सीधा खड़ा हुआ था, वो उल्टा बंधा हुआ था। बादशाह गुस्से से उसी शख्स की तरफ कुछ कह रहा था, उस जादूगर की तरफ जिसने अपना तारुफ ये कराया था, अभी बताने ही लगा था, जिसने बताया था मैं जादूगर हूँ। बादशाह इस अंदाज में गुस्से से धाड़ा कि वो दोनों तेजी से बढ़ते हुए उसी तरफ आ गए जिस तरफ वो जादूगर लटका हुआ था। अभी वो पूरी अपनी बात मुकम्मल नहीं कर सका था, ये कौन है बता नहीं सका था, कि उन्होंने आके उसको जल्दी से पकड़ा और नीचे उतार लिया और उठा के उसको पकड़ के जिस तरह अंदाज में उधर से लेके आए थे, जिसके उलझे हुए बाल मैले कपड़े अजीब सा वो था, उसी तरह उठा के उन्होंने बादशाह के सामने पकड़ के खड़े हो गए। अभी वो बादशाह के सामने खड़े थे और बादशाह बैठा हुआ था, बैठा हुआ भी उनसे ऊंचा था और दोनों ने उसके बाजू एक ने एक लेफ्ट साइड से एक राइट साइड से पकड़ा हुआ था और वो फजा में खड़ा हुआ था। और बादशाह ने फिर कुछ कहा तो एक दो शख्स फिर से खड़े हुए और उन्होंने कुछ कहना शुरू किया जो हमें कख भी नहीं समझ आया कि वो क्या कह रहे हैं। और तभी बादशाह ने अपना हाथ गुस्से से उसके सर की तरफ बढ़ाया। उसके सर में एक छोटा सा खिलौना सा लग रहा था, इतना बड़ा उसका हाथ था। बादशाह ने उसको हाथों से ऐसे पकड़ा उसके सर को और अपनी तरफ खींच लिया। और हमारी आंखों ने जो मंजर देखा कि बादशाह ने उसका एक हाथ से धड़ पकड़ा और एक हाथ से उसकी गर्दन पकड़ी और हमारे सामने ही बादशाह ने यूं किया जैसे कोई खिलौने को तोड़ता है। हमने अपनी आंखों से देखा, एक हाथ से उसका वजूद और एक हाथ से उसका सर पकड़ के कड़ ऐसे किया और एक खून का फुआरा था जो उबल पड़ा। उसका सर और धड़ अलग हो गया था। बादशाह ने यूं पकड़ के उसके ऐसे बिल्कुल छोटा सा जैसे खिलौना उसके सर और धड़ को पकड़ के यूं अलग कर दिया था। खून का फुआरा उबल पड़ा और बादशाह ने वो दोनों उसके टुकड़े सर और धड़ उसी आग के गड्ढे के अंदर डाल दिया। वो वैसे ही खत्म हो चुका था, लेकिन उसके वजूद के दोनों टुकड़ों को, सर और धड़ को, आग के अंदर डाल दिया। और तब हमें एहसास हुआ कि हमारे साथ भी शायद यही होने वाला है। अर्जुन कहता है कि मुझे यकीन हो गया कि हमारे साथ भी यही होने वाला है, हम जिंदा नहीं बचेंगे, हमें भी मार दिया जाएगा। मैं कांपना शुरू हो गया। मैंने ज़िंदगी में कभी कोई अपनी दीन की इबादत नहीं की थी, मैंने ज़िंदगी में कभी कुछ भी नहीं दीन का पढ़ा था, लेकिन आज मुझे बेचैनी से एहसास हो रहा था काश मैं पढ़ लेता, काश मैं दीन सीख लेता, काश मुझे कुछ पढ़ना आता आज इस मौके पे मैं पढ़ता। क्योंकि बादशाह एक एक करके उनको बुलाता जा रहा था जो उल्टे लटके हुए थे और उनका फैसला क्या करता था, वो उनको उस गड्ढे में डलवा देता था। अब यकीन हो चुका था हमारी भी बाने आने वाली है और हमें भी इसी तरह गड्ढे में फेंक दिया जाएगा।
लेकिन इस अंदाज में कि हमारे सर और धड़ को अलग कर दिया जाएगा। मैं रोए जा रहा था, गिड़गिड़ाए जा रहा था। मैं ऊपर मुंह करके आसमान वाले की तरफ देखता और कहता था कि आज बचा ले मुझे। मैंने अपने वालिदैन की बहुत नाफरमानी की है, मैंने अपने वालिदैन को बहुत सताया है। माँ का लाडला था इसलिए बिगड़ गया, इसलिए कुछ नहीं किया। आज भी फ़न करने के लिए निकल आया था। माँ को तो यही कह के आया था कि मछलियाँ पकड़ूंगा, पैसे लेके आऊँगा, लेकिन मैं तो फ़न करने आया था। लेकिन मैंने कभी अपनी ज़ात तक की गुनाह किया है, किसी का दिल नहीं दुखाया, कभी किसी को रुलाया नहीं है, कभी किसी को मारा नहीं है, कभी किसी को परेशान नहीं किया। आज तुमसे ऊपर वाले दुआ करता हूँ मुझे छोड़ दे, मैं बदल जाऊंगा। मैं दुआ करता हूँ, मैं वादा करता हूँ मैं बदल जाऊंगा। तुझसे जो भी माफ़ी मांगे तू माफ़ कर देता है, मुझे भी माफ़ कर दे। मैं ऐसे ही गिड़गिड़ाई जा रहा था, माफ़ियाँ मांगी जा रहा था। और इधर मैंने देखा आहिस्ता आहिस्ता जितने भी थे बादशाह उनके फैसले कर करके उनको गढ़ों में डालता जा रहा था। और तभी हमने देखा, मैं जो अपने गिड़गिड़ाने में खुदा अपनी माफ़ी मांगने में लगा हुआ था, कि मैंने देखा बादशाह के लिए एक भुना हुआ जो रान लाई गई, वो पता नहीं किस जानवर की रान थी। इतनी बड़ी रान, इतना बड़ा थाल जो मैंने इसने ज़िंदगी में नहीं देखा। और उसने जिस अंदाज में उसको उठाया और वो भुना हुआ गोश्त की तरह था, वो खाना शुरू हो गया। तब मुझे उसी वक्त अंदाज़ा हुआ, उस रान को देखने के बाद, जब मैं अपनी उस होश में आया, उस दुआ से बाहर निकला, उस गिड़गिड़ाने से, क्योंकि मेरी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी, मुझे नज़र कुछ नहीं आ रहा था। इतनी आंसू थे मेरी आंखों में कि मुझे मौत नज़र आ रही थी। दिल की धड़कन बहुत तेज़ थी, आखिरी लम्हे चल रहे थे ज़िंदगी के कि मैं मरने वाला हूँ। तो मुझे एहसास हुआ वो सामने जो भुना हुआ उसके सामने लाया गया था, वो कोई रान नहीं थी, वो कोई इंसान था जिसको भून के उसके सामने लाया गया था। और वो भुना हुआ आग पे पका हुआ इंसान था जिसको कड़क कड़क करके वो खा रहा था। इसका मतलब है हमारी गर्दन नहीं तोड़ी जानी थी, हमें आग पे पकाया जाना था, हमें भूना जाना था, और उसके बाद उस बैठे हुए बादशाह ने हमें खाना था। आखिरी लम्हे फिर से मैंने एक दफा ऊपर वाले से कहा आज बचा ले। और उसी वक्त मैंने देखा उसी बादशाह ने इशारा किया हमारी तरफ, वो बड़ी सी वो बोटी जो इंसान की दिखाते हुए कि इनको भी पकाओ मेरे लिए, जैसे कहते हैं पकाओ। तो वो 2 से 3 लोग हमारी तरफ बढ़े। यकीनन अब हमें पकड़ के पकाना था और उसने अपनी खुराक बनानी थी। मैंने आंखें बंद कर ली, लेकिन जैसे ही मैंने आंखें बंद की मेरी दिल की धड़कन तेज थी, बस लम्हे आ गए थे मरने के। कि उसी वक्त ना एक आंधी जैसे चलती है, एक शोर सा पैदा होता है, ऐसे हवा का शोर सा पैदा हो गया। मैंने देखा वो जितने भी लोग बैठे हुए थे उनके मुंह से आवाज़ें निकलना शुरू हो गई, आहिस्ता 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 अपनी बोली में कुछ बोल रहे हैं, ऐसी बोली जो मुझे समझ नहीं आ रही थी, लेकिन वो बोली बोलते जा रहे थे। और मैंने आंखें खोल दी, डरते डरते देखा वो सारे खड़े हो गए हैं और एक सिमत को देखना शुरू हो गए हैं। वहीं पर मैंने देखा कि वही जो उनका बादशाह था वो भी अपनी जगह से खड़ा हो गया था और सारे खड़े हो गए थे और एक तरफ वो खड़े देख रहे थे। कि तभी हमने देखा कि पीछे से एक बिल्कुल सफ़ेद सा था, वो जो बादशाह जिसका कद 20-22 फुट ऊंचा था, वो उससे भी बड़ा था। उसने लेकिन कमीज़ की तरह कोई कपड़ा पहन रखा था, बड़ा सा, खुला था, बहुत खुला था, लेकिन वो कपड़ा नहीं, जैसे चमड़े की बनी हुई कोई सफ़ेद चीज़ होती है, ऐसा सफ़ेद सा कोई हार्ड सा उसने पहन रखा था। उसकी एक लंबी सी दाढ़ी थी, उसका चेहरा बिल्कुल इंसान की तरह था, लेकिन वो कद में उस बादशाह से भी लंबा था। उस यानी अगर बादशाह 20-22 फुट का था तो वो 25-26 फुट का होगा, 28 फुट का होगा। वो जब आया तो सारे डर के खड़े हो गए। वो सामने आके खड़ा हुआ, उसने भी हाथ में एक बड़ी सी मोटी सी, बादशाह से भी मोटी स्टिक पकड़ी हुई थी। सफ़ेद उसकी दाढ़ी थी, बड़ी बड़ी उसकी भवें थीं और बिल्कुल इंसानों की तरह उसका लंबा चेहरा था, बहुत लंबा। वो सबसे कद में ऊंचा था और वो जैसे ही सामने आया तो सारे उसको देख के आहिस्ता आहिस्ता बोलना शुरू हो गए और बादशाह भी अपनी जगह से खड़ा हो गया। तभी हमने देखा वो शख्स, जैसे ही वो शख्स तो नहीं, वो कौन था, जो भी था, बड़े से कद वाला था, वो सामने आके खड़ा हुआ। तो उसके बाद उसने मुंह में जो कुछ पढ़ रहा था या कुछ कर रहा था, तो उसने एक फूंक मारी। वो ऐसी ज़ोर शोर से उसके मुंह से एक हवा की तरह फूंक निकली कि सीधी वो फूंक जैसे आसमान की तरफ जाती है, ऐसे आसमान की तरफ फूंक गई और आसमान से ऐसे लगा जैसे आंधी आ गई हो। ऐसी तेज आंधी चलना शुरू हुई, ऐसी तेज आंधी चलना शुरू हुई जिसमें मट्टी शामिल होती है, जोर शोर से तूफान आ जाता है। जैसे कश्ती में बैठे हुए तूफान आया था, उससे कई गुना ज्यादा ये तूफान था।
ऐसी मट्टी चलना शुरू हुई, ऐसी आंधी और शोर शुरू हुआ, ऐसा लगता था कि दरख्त उखड़ जाएंगे। हमने आंखें बंद कर ली और हम आंखें बंद करके, बंधे हुए जो वहां खड़े हुए थे, अभी हम उन्होंने खोला नहीं था, अपनी आंखें बंद कर ली और मट्टी से बचने के लिए कि हम कहीं उड़ ना जाएं, वो जो बंधे हुए थे, अगर हम बंधे हुए ना होते तो हम भी शायद इतनी तेज आंधी में उड़ जाते। मैंने अपनी जिंदगी में इतनी तेज आंधी नहीं देखी। हमारे बचने की वजह यह थी कि हम उस लकड़ी के अंदर, जो अंदर जमीन के अंदर धंसी हुई थी, उसके साथ बंधे हुए थे, इसलिए बच गए, वरना हम उड़ जाते। इतनी तेज आंधी मैंने कभी नहीं देखी थी। लेकिन उसी वक्त जो मंजर था, मैंने थोड़ी सी आंखें खोल के देखा, जैसे एक आग बगोला गोल गोल घूमता है, वहीं उसी जगह पे एक गोल गोल आग बगोला, हवा का बगोला जो होता है, आग बगोला उसको बोलते हैं, ट्विस्टर इंग्लिश में जिसको कहते हैं, वो गोल गोल उस पूरी जगह पे जहां पे हम मौजूद थे, वो गोल गोल वहां पे उस पूरे मैदान पे घूम रहा था। नजर कुछ भी नहीं आ रहा था, कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वो गोल गोल घूम रहा था। एक हवा थी, एक सफेद सा धुआं था, बहुत तेज किस्म की हवा थी, मट्टी से भरी हुई, और वो गोल गोल घूमे जा रहा था, घूमे जा रहा था, घूमे जा रहा था। थोड़ी देर के बाद हम आंखें बंद करके बंधे खड़े रहे। उसकी वजह से हम उड़ जाते, जितना वो ट्विस्टर, जितना वो आग बगोला बहुत ज्यादा था, हवा का बगोला वो ज्यादा था, कि हम बंधे रहे कि आहिस्ता 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 वो बगोला खत्म हो गया। और जैसे ही आग का वो बगोला खत्म हुआ तो हम नीचे गिर पड़े। जैसे ही हम नीचे गिर पड़े, एकदम से हमने आंखें खोली तो देखा हम साहिल के किनारे गिरे पड़े हैं। हमारे हाथ खुले हुए हैं। जिस जगह पे हम पड़े हैं वहां पे कोई झोंपड़ी नहीं है, साहिल का किनारा है, कुछ भी नहीं है। सुबह जैसे हो जाती है, रोशनी पू फूटना कहते हैं, पू फूटना शुरू हो जाती है, ऐसे रोशनी आना सुबह की शुरू हो गई थी और हम साहिल के किनारे सारे पड़े हुए थे। हम एकदम से उठे और एक दूसरे को आवाज़ें देनी शुरू की, एक दूसरे को सहारा दे के उठाया और साहिल की तरफ देखा। हम सारे परेशान थे। अर्जुन कहते हैं मैं सोच रहा था क्या मैं सो गया था, मैंने कोई भयानक ख्वाब देखा है। तो मैं दूसरे दोस्त से कहा मैंने बहुत भयानक ख्वाब देखा। वो कहता है क्या? हम बंधे हुए थे। दोस्त कहता है हाँ मैंने भी यही देखा है। तो वो बोले हमने भी यही देखा है। तो हमने आपस में जब बातें की तो वो ख्वाब नहीं था, वो हकीकत था, वो हम सबको याद था। लेकिन वहां पे तो कोई ऐसी आबादी नहीं थी, वहां पे कोई झोंपड़ी नहीं थी, वहां पे कुछ भी नहीं था, कोई दरवाजा नहीं था, कोई जानवर नहीं था, कुछ भी नहीं था। सब कुछ एक साहिल का किनारा था जिसके करीब रोशनी आने की वजह से नजर आ रहा था कि हमारी कश्ती सामने पड़ी थी दूर हमसे और हम साहिल के किनारे पे थे। हम वहां से उठे, कश्ती पे सवार हुए। मैंने जाते ही कश्ती के ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया, जैसे मेरी दुआ कबूल हो गई हो, ऊपर वाले ने मुझे आज माफ़ी दे दी हो। उन लोगों ने कहा वापस चलते हैं, तो मैंने उनसे कहा नहीं, हमें मछलियां पकड़नी है। ऊपर वाले ने मेरी सुन ली है, मेरे दिल को सुकून आ गया है, कुछ नहीं होगा, हम मछलियां पकड़ेंगे। और मुझे यकीन है जिसने हमारी ज़िंदगी बचाई है वो रात को मछली देता, वो दिन को भी रिस्क देगा। मेरे अंदर एक बदलाव आ चुका था। हमने मछलियां पकड़ी और वाकई हमें मछलियां मिल गई। वो भी बहुत खुश हुए कि दिन को रोशनी में मछलियां नहीं मिलती, लेकिन मिल गई हैं, हमें मछलियां मिल गई। उन्होंने हमें हिस्सा भी दिया और हम वापस आ गए। मैंने अपनी माँ को पैसे दिए, मछलियां भी दी, और मेरी माँ मुझसे ये पूछ रही थी तुम तो एक रात का कह के गए थे, तुम 2 रातें कहाँ थे? और मैं हैरान था। मैं तो अपनी ज़िंदगी की एक भयानक रात गुजार के आया था, लेकिन मेरी माँ बता रही थी मैं 2 रातें कहीं गायब रहा था, 2 दिन और 2 रातें। और तब उसने अपनी माँ को पैसे दिए, बाप के पांव पकड़ लिए, बाप से माफ़ी मांगी, माँ से गिड़गिड़ा के माफ़ी मांगी। और बाप ने भी कहा तुम्हारी पहली कमाई देख के मैं खुश हो गया हूँ, माफ़ी क्यों मांग रहे हो? तो उसने वो सारा वाकया सुना दिया जो उसके साथ हुआ था और कहा मुझे ऊपर वाले ने माफ़ कर दिया है, मैं कभी अब ऐसा नहीं करूँगा, आप लोग भी मुझे माफ़ कर दें। माँ बाप थे, उन्होंने माफ़ कर दिया। और उसके बाद कहते हैं अर्जुन ऐसा बदला कि जितना नेक, जितना मेहनती, जितना ईमानदार वो हो गया था, उसके मुकाबले में था ही कोई नहीं। वो अपने काम से काम रखता, लोगों की मदद करता, और उस वाक़ये ने उसकी ज़िंदगी को बदल डाला था। लेकिन अर्जुन ने ये वाक़या सबको बता दिया था कि कैसे मैं बदला हूं, और उसके अर्जुन के दोस्त ने भी ये गवाही दी थी हाँ हम दोनों के साथ ये हुआ है। और उसका दोस्त भी बदल गया। और कहते हैं वो जितना अरसा अर्जुन और उसका दोस्त जिंदा रहे, वो बिल्कुल ही बदल चुके थे और इंसानों की मदद करते रहते। तो कोई उनसे पूछता तो वो कौन थे? वो कहते हैं हम नहीं जानते वो कौन थे, हम नहीं जानते वो क्या था, लेकिन वो ख्वाब नहीं था। ख्वाब होता 1 देखता, 2 देखता, हम 5 ने वही सब मंजर देखा था।
लेकिन वो जब हवा बंद हुई थी तो हम ज़मीन पे पड़े थे ऐसे जैसे हम सो रहे हों, वहाँ पे कोई झोंपड़ी कुछ भी नहीं था। तो आज भी वो कहते हैं, जिन्होंने ये कहानी भेजी है फरहान, वो कहते हैं कि हमारे ये बंगाल की बड़ी मशहूर कहानी है जो आपको सेंड की है, आप इसको प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं। अब मैं बता देता हूँ कि जो उन्होंने मंजर देखा ये एक जिन्नात की जगह थी और वो जिन्नात थे और उन्होंने वहाँ पे कोई फ़ैसले करने के लिए वो अपना सारा मैदान लगाया हुआ था। और इस तरह के अमूमन जो इस तरह के काम होते हैं, जिन्नात जादूगरों को वाकई मार भी देते हैं और बहुत बुरी सज़ाएं भी देते हैं, आग में जला भी देते हैं, इंसानों के साथ ऐसा करते हैं। वो जिन्नात ही थे और कुछ भी नहीं था। और जो किसी बुज़ुर्ग को देखा जो वाइट सी हस्ती आगे थी, तो वो अल्लाह के नेक लोग भी हैं, अल्लाह की नेक हस्तियाँ भी हैं और अल्लाह के और भी राज हैं। इस तरह के राज होते हैं, फिर आके वो ख़त्म कर देते हैं। तो अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली थी, अल्लाह ने मदद के लिए भेजा, तो वो सारा मंजर गायब हो गया उनकी आंखों से और उनको वापस दुनिया पे भेज दिया गया। वरना होता ये है कि जब आपके सामने इस तरह का मंजर आ जाए, राज हट जाए, जिन्नात आपके सामने आ जाए और अपने राज को पोशीदा ना रखें, आपके सामने ओपन कर दें, तो फिर आप जिंदा नहीं बचते, आपको ज़्यादा चांस होते हैं मार दिया जाए। लेकिन अर्जुन की दुआ शायद कबूल हुई, इसलिए उनको वापस दुनिया पर भेज दिया गया और वो सारा मंजर उनकी आंखों से गायब कर दिया गया, वरना बहुत चांस था उनको मार दिया जाता। ये थी जी कहानी। आप भी अपनी कहानी मुझे सेंड कीजिए, इंशाल्लाह आपकी कहानी को प्रोग्राम का हिस्सा बनाऊंगा। बार बार मैं कहता आ रहा हूँ, जिन लोगों की कहानी अभी तक शामिल नहीं हो चुकी, पहले मुझे सेंड कर चुके हैं, वो अपनी कहानी मुझे दोबारा सेंड कर दें और कहानी सेंड करने के बाद आखिरी मैसेज लिखें। उसी के बीच में नहीं लिखना। कुछ लोग लिख के भेजते हैं कहानी और उसके साथ ही आखिर में स्टोरी लिख देते हैं। नहीं, पहले लिखा हुआ मैसेज पूरा सेंड कर दें, फिर एक अगला मैसेज सेंड करें, लिखें स्टोरी STORY। और अगर वॉइस मैसेज करते हैं तो वॉइस मैसेज भेजने के बाद आप स्टोरी लिख दें। तो क्योंकि मैंने डाटा अपना सारा डिलीट किया, आप मुझे दोबारा से सेंड कर दें, इंशाल्लाह आपकी कहानी को फ़ौरन पहले आपकी कहानी को प्रोग्राम में शामिल करूंगा। और नए लोग जो कहानी भेजना चाहते हैं, अपनी कहानी को व्हाट्सएप पे लिख के भी भेज सकते हैं, वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। दोनों सूरतों में लिख के भेजें या वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भेजें। एंड में आपने स्टोरी लिखना है, यानी वॉइस मैसेज लिखा हुआ है तो उसको सेंड कर दें, लिखी हुई है कहानी तो उसको पहले सेंड कीजिए और एंड में स्टोरी लिखिए STORY। अगर वॉइस मैसेज लंबा सा रिकॉर्ड किया तो पहले उसको सेंड कीजिए और फिर एंड में स्टोरी लिखिए। और आप लोगों ने अपना नाम, अता, पता, एड्रेस, जगहों का नाम बिल्कुल रियल बताना है और मुझे बता देना है कि मैं कहानी में रियल बताऊं या फर्जी बताऊं, ये ज़रूर बताना है। और सेंड करना है, मेरा व्हाट्सएप का नंबर है +9231655500। मैं रिपीट करता हूँ, +9231365550। इसको उर्दू में पढ़ेंगे +923113665550। आज की हॉरर स्टोरी से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।